हेलो दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। अभी आपने फिजिक्स पढ़ी थी, अब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, है ना? देखो इधर सामने। हाँ तो भैया, आप सभी का केमिस्ट्री क्लास में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है संतोष साहू और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री सब्जेक्ट। चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, अर्थात रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। दोस्तों, हाँ भाई, आज हम पढ़ेंगे लास्ट क्लास में आपको ध्यान होगा इकाई गुणांक विधि पढ़ाई थी मैंने। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिए थे मात्रक को परिवर्तित करने वाले। इकाई गुणांक विधि से मात्रक परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा हाँ, 200 पाउंड को किलोग्राम में बदलो, तो मात्रक परिवर्तित करने के लिए आपको ध्यान होगा हम कौन सी विधि काम में लेते हैं, इकाई गुणांक विधि। पहले हम इकाई गुणांक तैयार करते हैं, फिर उसका दी गई संख्या में गुना करते हैं। ऐसे मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में, कई क्वेश्चन भी कराए थे। आज हम पढ़ेंगे बेटा, यहां से एक तरह से कहूं केमिस्ट्री की शुरुआत यहां से हो रही है। अब तक तो हम बिल्कुल बेसिक बातें पढ़ रहे थे, जिसमें मैथमेटिकल भी आ रही थी, फिजिक्स भी आ रही थी, सब कुछ चल रहा था। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है भैया, तो हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक संयोजन के नियम। इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन के नियम। एक एक बात को ढंग से सुनोगे, ढंग से समझोगे। रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ रहे हो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल का मतलब होता है रासायनिक, कॉम्बिनेशन मतलब संयोजन। बात आई वही ये है, क्या रासायनिक संयोजन के नियम है क्या। देखो, जो रसायन वैज्ञानिक थे, रसायन वैज्ञानिक मतलब ऐसे वैज्ञानिक जो केमिस्ट्री के लिए काम करते हैं, रसायन वैज्ञानिकों ने रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए कुछ नियम दिए। वो नियम कहलाते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। मैंने क्या कहा, रसायन वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने रासायनिक परिवर्तन के लिए, रासायनिक पदार्थ का मतलब है जैसे एक पदार्थ है ए, वो दूसरे पदार्थ से क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है, ये रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब है दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, ये रासायनिक परिवर्तन है। ढंग से समझ लो। जैसे मैंने कहा N2 गैस हाइड्रोजन गैस से क्रिया कर रही है, अमोनिया बना रही है, तो दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, ये रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक संयोजन के नियम क्या हैं?
तो रसायन वैज्ञानिकों ने रासायनिक परिवर्तन का मतलब समझ गए, दो पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करें, नया पदार्थ बनाएं, ये रासायनिक परिवर्तन है। तो रसायन वैज्ञानिकों ने रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए कुछ नियम दिए, जिन्हें बोलते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। क्लियर? तो हम ये बात लिख सकते हैं, रसायन वैज्ञानिकों ने या रसायन शास्त्रियों ने, कैसे भी लिख सकते हो, रसायन वैज्ञानिकों ने रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए, रासायनिक परिवर्तन मैंने आपको बताया, दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करते हैं और नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, ये रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए निम्न नियम दिए। निम्न का मतलब समझ गए, वो नियम हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ने वाले हैं। निम्न नियम दिए, ये नियम रासायनिक संयोजन के नियम कहलाते हैं। सही है, रासायनिक संयोजन के नियम कहलाते हैं। तो यहां तक क्लियर कर लो भैया, हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोजन के नियम। अब ये है क्या, इसका मतलब समझ गए कि भाई रसायन वैज्ञानिकों ने, समझ गए, ऐसे वैज्ञानिक जो केमिस्ट्री के लिए कार्य करते हैं, रसायन वैज्ञानिकों ने रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए, रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए कुछ नियम दिए, जो क्या कहलाते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम। अब वो नियम हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? हम पहला नियम पढ़ेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो एक काम करो, पहले इसे आप नोट करो, फिर आगे हम पढ़ते चले जाएंगे। नोट करो इसको। तो पहले इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? तो हम दोस्तों पहला नियम पढ़ेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो अब हम पहला नियम पढ़ेंगे। नोट कर लिया ना ये? ठीक है भैया, तो अब हम पहला नियम पढ़ेंगे। पहला नियम, ये रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ रहे हैं। पहला नियम बोर्ड पर देखो, अब केवल समझना भैया, पीछे लिखने के लिए कहें तब लिखना। तो पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास का मतलब द्रव्यमान, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, और लॉ मतलब नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या इसको और बढ़िया कहूं, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डाल दो हेडिंग, फिर इसको समझेंगे।
ठीक है, डाल दी हेडिंग, फटाफट डालो, फिर इसको समझते हैं भैया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब इधर देखो भैया, पहली बात तो ये नियम दिया किसने था? तो यह नियम, सामने ध्यान देकर के हर चीज को समझो, यह नियम फ्रांस के रसायनज्ञ या रसायन वैज्ञानिक, फ्रांस के रसायन वैज्ञानिक लेवोसियर, जिसका पूरा नाम है एंटोनिए लेवोसियर, तो आप तो लेवोसियर याद रखो। ध्यान रखना, ये फादर ऑफ केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान का जनक है लेवोसियर, कोई आपसे पूछ ले तो यह नियम फ्रांस के रसायन वैज्ञानिक लेवोसियर ने 1789 में दिया। सन याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो केवल ये याद रखो कि ये नियम किसने दिया? द्रव्यमान संरक्षण का लेवोसियर ने। ठीक है, सन याद मत करो, सन का कोई औचित्य नहीं है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, किसने दिया? लेवोसियर ने दिया, जो एक फ्रांस का वैज्ञानिक था, 1789 में दिया। ठीक है भैया। अच्छा, ये नियम क्या कहता है? अब इस नियम के बारे में सुनना। ये नियम कहता है सभी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन, ढंग से देखना भाई, पहले नियम लिख रहा हूं। इस नियम के अनुसार सभी भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों में, बड़े ध्यान से समझना भैया, भी समझाऊंगा, एक बार बोर्ड की तरफ देखो, लिखो मत। सभी भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों में, सभी भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों में भाग लेने वाले पदार्थों का द्रव्यमान निर्मित उत्पादों के द्रव्यमान के समान होता है। तो ये नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है सभी भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों में, मतलब ये नियम दोनों परिवर्तनों पर लागू होता है, चाहे भौतिक परिवर्तन हो चाहे रासायनिक परिवर्तन हो। सभी भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों में भाग लेने वाले पदार्थों का द्रव्यमान निर्मित उत्पादों के द्रव्यमान के समान होता है। सही है भैया। इसका मतलब क्या है? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, इसमें दो शब्द आए हैं। सिंपल भाषा में एक बात कहे तो ये नियम ये कहना चाह रहा है कि सभी भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों में भाग लेने वाले पदार्थ, जिन्हें हम क्रियाकारक कह सकते हैं, अभिकारक कह सकते हैं, निर्मित उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब सिंपल भाषा में कहूं तो ये नियम ये कहना चाह रहा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है क्रियाकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के समान होता है। उसने कहा ना भाग लेने वाले पदार्थों का द्रव्यमान, तो वो पदार्थ क्रियाकारक होंगे, अभिकारक होंगे। क्रियाकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर है, ये कहना चाह रहा है। चाहे परिवर्तन भौतिक हो चाहे रासायनिक, मतलब भौतिक व रासायनिक कोई सा भी परिवर्तन हो, क्रियाकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा। जब भी तो इस नियम का नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मतलब द्रव्यमान समान रहेगा, क्रियाकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है।
द्रव्यमान संरक्षित रहता है। संरक्षित मतलब द्रव्यमान वही रहता है, चेंज नहीं होता। तो सिंपल भाषा में हम ये कहना चाहते हैं कि लेवोसियर ये कहना चाहता है कि क्रिया कारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के समान होता है, वो चेंज नहीं होता, चाहे परिवर्तन भौतिक और रासायनिक। अब बात समझते हैं भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या है। जैसे मेरी बात समझो, जैसे बर्फ से जल बना, तो ये भौतिक परिवर्तन है। बर्फ में भी H2O अणु होते हैं, जल में भी H2O अणु होते हैं, केवल क्या बदल रही है यहां पर, भौतिक अवस्था। बर्फ ठोस अवस्था में है। भौतिक अवस्था तीन होती है, आपको पता है, ठोस, द्रव और गैस। बर्फ ठोस अवस्था में है, H2 अणुओं से बनी है। जल द्रव अवस्था में है, लिक्विड और H2 अणुओं से बना है। तो यहां पर केवल भौतिक अवस्था बदल रही है, ठोस से द्रव बन रहा है, मतलब बर्फ से जल बन रहा है, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नहीं हो रहा कुछ भी। यहां भी H2 अणु है, यहां भी H2 अणु है। यहां पर केवल भौतिक अवस्था बदल रही है, पदार्थ की भौतिक अवस्था ठोस से द्रव हो रही है। तो ये केवल कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। सही है, समझ गए मेरी बात। भौतिक परिवर्तन जिसमें केवल भौतिक अवस्था बदले, ऐसा परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मतलब तो है जब दो या दो से अधिक पदार्थ कोई नए पदार्थ का निर्माण करें। जैसे मैंने कहा एक NaCl है और एक AgNO3 है, ये दो पदार्थ AgCl और NaNO3 बना रहे हैं, ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। यहां पर दो या दो से अधिक पदार्थ नए पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं, ये रासायनिक परिवर्तन होगा। तो क्लियर कर लो मेरी बात, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। हाँ भैया, तो भौतिक परिवर्तन में तो केवल भौतिक अवस्था बदलती है, रासायनिक परिवर्तन में दो या दो से अधिक पदार्थ नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। सही है क्या, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, चाहे भौतिक परिवर्तन हो चाहे रासायनिक परिवर्तन हो, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार सभी परिवर्तनों में, चाहे भौतिक हो चाहे रासायनिक, क्रिया कारकों का द्रव्यमान निर्मित उत्पादों के द्रव्यमान के समान होता है। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अब इसको और समझेंगे, पर पहले यहां तक इसे आप नोट करें। फटाफट नोट करें।
हाँ भैया लिख लिया ना ये। अब आगे देखते हैं, चलो अब इस नियम की व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो अब इस नियम की व्याख्या करते हैं। अब इस नियम को ये करते हैं कि ये नियम चेक करते हैं। भाई आपके सामने आपने ये तो पढ़ लिया कि ये नियम है, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, और ये नियम ये कहना चाह रहा है चाहे भौतिक परिवर्तन हो चाहे रासायनिक परिवर्तन, भाग लेने वाले पदार्थों का द्रव्यमान अर्थात क्रिया कारकों का द्रव्यमान निर्मित उत्पादों के द्रव्यमान के समान होता है। अब इस नियम को हम सत्य सिद्ध करते हैं कि ये नियम सही है या नहीं। सही है, तो अब इस नियम को सत्य सिद्ध करते हैं। इस नियम, ठीक है, इस नियम को सिद्ध करते हैं भैया। अब है ना, सिद्ध मतलब ये सही कहे या नहीं है। सिद्ध कर रहा हूं भैया। नंबर ए, जब पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था बदलती है, इसका मतलब समझ जाओ भैया, इंटेलिजेंट हो आप सभी। पदार्थ की केवल क्या बदल रही है? भौतिक अवस्था। और भौतिक अवस्था बदलेगी तो कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। अभी थोड़ी देर पहले समझा रहा था, कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है या द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, तो उसकी भौतिक अवस्था बदल रही है। मतलब कौन सा परिवर्तन हो रहा है? भौतिक परिवर्तन। हाँ, तो ये देखते हैं कि जब भौतिक परिवर्तन होता है तो क्रिया कारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के समान होता है या नहीं। लेबोसियर ने तो कह दी ये बात, पर अब इसको चेक तो कर लेते हैं। लेबोसियर ने तो कह दिया चाहे भौतिक परिवर्तन हो चाहे रासायनिक परिवर्तन हो, क्रिया कारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के समान होता है। पर चेक करते हैं पदार्थ की जब केवल क्या बदलती है? भौतिक अवस्था। मतलब हम भौतिक परिवर्तन कर रहे हैं। सही है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम एक बोतल लेते हैं भैया, जिसको फ्लास्क बोलेंगे, फ्लास्क। ठीक है, तो ये एक मैंने फ्लास्क लिया, चेक कर रहे हैं भैया, और इसमें बर्फ डाल दी भैया। इसमें बर्फ भर दी है फ्लास्क में, और इस पर कॉर्क का ढक्कन, कॉर्क लगा दिया मजबूती से, अच्छी तरह से कॉर्क लगा दिया इस बोतल पर। फ्लास्क है, फ्लास्क का मतलब बोतल। इसमें मैंने बर्फ भरी है, और बर्फ भर करके भाई चेक कर रहे हैं नियम सत्य है या नहीं है। तो एक फ्लास्क लिया मैंने, मतलब एक बोतल ली, उसमें बर्फ भरी, ढंग से कॉर्क लगा दिया, ढक्कन लगा दिया, कॉर्क का मतलब अच्छी तरह से, और इसका वजन तोल लिया। ठीक है, इसका वजन तोल लिया। वजन मान लो इसका आया हमारे पास 110 ग्राम। अब इस फ्लास्क को हम गर्म करेंगे। इस फ्लास्क को गर्म किया, गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, आपको पता ही है। जो इसके अंदर बर्फ भरी हुई है वो बर्फ पिघल जाएगी, और ठोस से कौन सी अवस्था में चली जाएगी? द्रव अवस्था में। मतलब इसके अंदर जल आ गया, अब बर्फ से जल बन गई, तो यहां पर भौतिक अवस्था बदल गई है। अब इसका वजन अब आप दोबारा से फिर तोलो, तब भी इसका वजन 110 ग्राम ही आएगा। तो ये आप चेक कर सकते हो ये प्रयोग करके। यहां पर पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था बदली है, पर भौतिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थों का द्रव्यमान वही रहा है। मतलब बर्फ का द्रव्यमान और जल का द्रव्यमान एक जैसा रहा है। तो हम क्रिया कारक किसको मान सकते हैं यहाँ पर? पहले तो बर्फ को, और उत्पाद किसको मान सकते हैं? जल को। वजन उतना ही आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि क्रिया कारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर है।
तो आप देख सकते हो भौतिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थों का द्रव्यमान निर्मित उत्पादों के द्रव्यमान के समान होता है। तो हम कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। देखे आपने भाई, पहले भी वजन 110 था, गर्म करने के बाद भी वजन 110 है। इसका मतलब ये हुआ कि भौतिक परिवर्तन में भी द्रव्यमान संरक्षित रहता है, अर्थात क्रिया कारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के समान होता है। बोलो क्लियर है? तो हेडिंग डालो, इस नियम को सिद्ध करते हैं, और ये हेडिंग डाल लो, हेड डालो, इस नियम को सिद्ध करते हैं, और ए लिखो, इसमें ए लिखो, जब पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था बदलती है, जब पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था बदलती है। और अब इसमें मैं लिखाने जा रहा हूं, जब पदार्थ की, ए हेडिंग डाल दो, जब पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था बदलती है। मैं ऐसे लिखा सकता हूं क्या? सुनो अब पहले, एक फ्लास्क में बर्फ लेकर उसे कॉर्क से अच्छी तरह बंद करके तोलते हैं। एक फ्लास्क में बर्फ लेकर उसे कॉर्क से अच्छी तरह बंद करके तोलते हैं, सही है। बाद में इस फ्लास्क को गर्म करते हैं, जिससे बर्फ द्रव अवस्था में अर्थात जल में परिवर्तित हो जाती है। गर्म करने के पश्चात इस फ्लास्क को जब दोबारा तोलते हैं तो हमें द्रव्यमान पहले के समान ही प्राप्त होता है, सही है क्या? तो इसे अपनी भाषा में लिखाता हूं, लिखो अब इसमें लिखो, जब हम फ्लास्क में बर्फ का, जब हम फ्लास्क में बर्फ लेकर, जब हम फ्लास्क में बर्फ लेकर उसे अच्छी तरह कार्क से बंद करके तोलते हैं, अच्छी तरह कार्क से बंद करके तोलते हैं। ठीक है भैया। अब आगे लिखो, अब फ्लास्क को गर्म करते हैं, अब फ्लास्क को गर्म करते हैं, अब फ्लास्क को गर्म करते हैं तो बर्फ पिघलकर जल में बदल जाती है, तो बर्फ पिघलकर जल में बदल जाती है। लिख लिया? आगे लिखो, अब फ्लास्क को पुनः तोलते हैं, अब फ्लास्क को पुनः तोलते हैं तो यह पाया गया, अब फ्लास्क को पुनः तोलते हैं तो यह पाया गया कि इसका द्रव्यमान, तो यह पाया गया कि इसका द्रव्यमान पहले वाले द्रव्यमान के समान ही था, पहले वाले द्रव्यमान के समान ही था। अतः भौतिक परिवर्तन करने पर द्रव्यमान, अतः भौतिक परिवर्तन करने पर पदार्थ
का द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो एक तो ये नियम सिद्ध हो गया भाई कि क्या सिद्ध हो गया यहाँ पर कि भौतिक परिवर्तन करने पर द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है, अर्थात क्रिया कारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के समान होता है। क्लियर। अब इसका बी पोर्शन देखते हैं, डायग्राम मत बनाना, और इधर देखो अब बी पोर्शन। बी, जब पदार्थ रासायनिक परिवर्तन में भाग ले, रासायनिक परिवर्तन में भाग ले, ठीक है, तो जब पदार्थ रासायनिक परिवर्तन में भाग ले तब हम चेक करते हैं या सिद्ध करते हैं कि भैया यहां पर द्रव्यमान परिवर्तित होता है या नहीं, द्रव्यमान संरक्षित रहता है या नहीं। तो अब मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं, एक मैं एच प्रकार की, एच आकृति की नली ले रहा हूं, ढंग से देख लेना भैया। ठीक है, ढंग से समझ लो भैया। ये एक नली है एच आकृति की, ये इसकी दो भुजा हैं, इसको बोलते हैं लैंडोल्ट ट्यूब। ये वैज्ञानिक लैंडोल्ट ने अपने प्रयोग में काम में ली थी एच आकार की ट्यूब। ट्यूब मतलब नली। ये लैंडोल्ट ट्यूब है, एच आकृति की एक नली है, इसमें दो भुजाएं हैं, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। सही है। एक भुजा में तो उसने NaCl का विलयन भरा, किसका विलयन भरा, NaCl का विलयन है, तो AQ लिख देते हैं। AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन। मतलब NaCl को पानी में घोल करके विलयन बनाया, नमक को पानी में घोल करके विलयन बनाया और उसको एक भुजा में भर दिया। इसमें दो भुजा है ना लैंडोल्ट ट्यूब में, एक भुजा में NaCl का विलयन भर दिया। AQ का मतलब है जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन। NaCl का पानी के साथ विलयन बना करके एक भुजा में भर दिया। दूसरी भुजा में इसी तरह इसने AgNO3 का विलयन भर दिया, AgNO3 का विलयन भर दिया और दोनों भुजाओं पर ढंग से कॉर्क लगा दिए। ये लो भैया, दोनों भुजाओं पर ढंग से कॉर्क लगा दिए, अच्छी तरह से कॉर्क लगा दिए। क्लियर। अब क्या किया, इस लैंडोल्ट ट्यूब का वजन तोल लिया। जितना भी आया उसके पास उसने वजन तोल लिया। ठीक है। अब उसने क्या किया, इसको हिलाया लैंडोल्ट ट्यूब को तेजी से। तो लैंडोल्ट ट्यूब को जब वो हिलाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब इसको तेजी से हिलाएगा तो क्या होगा, दोनों बीच में देखो ये रास्ता है, इसमें दोनों विलयन एक दूसरे में मिक्स होंगे। तो मिक्स होंगे तो यहां पर क्रिया चलेगी कैसे कि NaCl का विलयन जो है वो AgNO3 के विलयन से क्रिया करेगा। जब उसने इस AQ एक्वस सॉल्यूशन, इस जब लैंडोल्ट ट्यूब को तेजी से हिलाया गया तो ये दोनों विलयन आपस में क्रिया करेंगे। NaCl का विलयन का NaCl और AgNO3 के विलयन का AgNO3 दोनों आपस में क्रिया करेंगे, AgCl का अवक्षेप बनेगा। मतलब यहां पर श्वेत रंग का AgCl बनेगा जो पैंदे में बैठ जाएगा और संग में बनेगा NaNO3 का जलीय विलयन। पानी तो रहेगा ही, वो पानी कहां जाएगा। तो NaCl और AgNO3 आपस में क्रिया करके सिंपल कहूं तो AgCl और NaNO3 बना रहे हैं। AgCl तो बनते ही पैंदे में बैठ जाता है,
इसलिए मैंने चिन्ह ऐसा लगाया है कि वो तो जब मिलाओगे दोनों को तो AgCl नीचे बैठ जाएगा पेंदे में और NaNO3 का विलयन बच जाएगा। मतलब इसका अवक्षेप बनेगा भैया यहाँ पर AgCl का। अब अच्छा ढंग से सीखो। पहले ये दोनों थे, इसमें एक भुजा में NaCl का विलयन था, दूसरे भुजा में AgNO3 का विलयन है। जब हिलाया तो वहां पर दोनों भुजाओं में ये बन जाएगा AgCl और NaNO3। AgCl नीचे पेंदे में बैठा होगा। अब दोबारा से इसने वजन तोला। यहां पर कौन सा परिवर्तन हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बना रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो जो वजन उसने पहले तोला था वही वजन उसको रासायनिक परिवर्तन होने के पश्चात भी मिला था। किस वैज्ञानिक को? लैंडोल्ट को। यह प्रयोग लैंडोल्ट नाम के वैज्ञानिक ने किया था और ये नली ली थी जिसको लैंडोल्ट ट्यूब बोलते हैं। एच आकृति की एक नली ली थी इसने। तो लैंडोल्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या किया है, आप देखो, ये चेक किया है कि रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है या नहीं। तो उसने, आप समझ गए होंगे अब क्लियर कि लैंडोल्ट नामक वैज्ञानिक ने लैंडोल्ट ट्यूब की दोनों भुजाओं में, एक भुजा में तो NaCl का विलयन भरा था, दूसरे भुजा में AgNO3 का। फिर इस लैंडोल्ट ट्यूब को कॉर्क से अच्छी तरह से बंद करके इसका वजन तोल लिया। फिर इसको हिलाया उसने। हिलाने पर रासायनिक परिवर्तन होगा, नए पदार्थ बनेंगे AgCl और NaNO3। बाद में फिर उसने वजन तोला तो उसको वजन बाद में पहले वाले द्रव्यमान के बाद में भी वजन समान मिला। मतलब पहले जो नली थी वजन था, वो वजन उसको बाद में मिला। तो इसका मतलब ये निकला कि रासायनिक परिवर्तन में भी क्रिया कारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इसलिए तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम दोनों परिवर्तनों पर लागू होता है, भौतिक पर भी और रासायनिक पर भी। तो आप एक काम करें भैया, अभी तो हेडिंग डाले बी, जब पदार्थ रासायनिक परिवर्तन में भाग ले। हेडिंग डाले बी, जब पदार्थ रासायनिक परिवर्तन में भाग ले। जब पदार्थ बी रासायनिक परिवर्तन में भाग ले, जब पदार्थ रासायनिक परिवर्तन में भाग ले, डाल दी हेडिंग बी। और अब इसमें लिखो जो मैंने समझाया है वो लिखाने जा रहा हूं। लिखो वैज्ञानिक लैंडोल्ट ने, लिखा हुआ है सामने लैंडोल्ट। वैज्ञानिक लैंडोल्ट ने NaCl व AgNO3 विलयनों को, बोर्ड पर लिख रहे हैं, वैज्ञानिक लैंडोल्ट ने NaCl व AgNO3 विलयनों को लैंडोल्ट ट्यूब की दोनों भुजाओं में लिया। दोनों भुजाओं में लिया, ठीक है। अब एक काम करो भैया, जो ये डायग्राम बना हुआ है केवल इस डायग्राम को बना लो, जिससे आपके समझ में आ जाए कि उसने क्या किया। ये डायग्राम जिस पर मैंने गोला किया है, ये डायग्राम बना लो अब केवल। तो लैंडोल्ट ट्यूब की दो भुजा हैं, एक भुजा में NaCl का विलयन लिया और एक भुजा में AgNO3 का विलयन लिया। डायग्राम बनाओ, फिर आगे बात करते हैं। अब आगे लिखो भैया, लिखो भुजाओं को, अरे वीडियो को पोज करके बना लिया करो यार। लिखो अब भुजाओं को, नहीं स्क्रीनशॉट ले लिया करो। लिखो अब भुजाओं को कॉर्क से अच्छी तरह बंद करके, भुजाओं को कॉर्क से अच्छी तरह बंद करके ट्यूब को तोल लिया। ट्यूब को तोल लिया।
ठीक है, ट्यूब को तोल लिया। आगे लिखो, इसके बाद दोनों विलयनों को आपस में मिश्रित कराया गया। इसके बाद दोनों विलयनों को आपस में मिश्रित कराया गया। ठीक है, आपस में मिश्रित कराया गया। और लिखो, AgCl का श्वेत अवक्षेप प्राप्त हुआ। ये लिख रहा ना इधर को, AgCl का श्वेत अवक्षेप प्राप्त हुआ। ये रिएक्शन नोट कर लो आप, जो ब्लैक बोर्ड पर लिख रही है, जो बोर्ड पर लिख रही है ना, ये रिएक्शन लिख लो। AgCl का श्वेत अवक्षेप प्राप्त हुआ, ये रिएक्शन लिख लो, NaCl प्लस AgNO3 वाली बोर्ड पर लिखी हुई है। ठीक है, फटाफट ये रिएक्शन नोट करें और अब आगे लिखें। उपरोक्त अभिक्रिया के बाद, उपरोक्त अभिक्रिया के बाद ट्यूब का, उपरोक्त अभिक्रिया के बाद ट्यूब का पुनः द्रव्यमान लिया गया। पुनः द्रव्यमान लिया गया तो इसका द्रव्यमान, तो इसका द्रव्यमान पहले वाले द्रव्यमान के समान ही था। समान ही था। अतः रासायनिक परिवर्तन में भी द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। अतः रासायनिक परिवर्तन में भी द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूं इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। ये क्लियर हो गया हो तो, समझ में आ गया हो तो बोलो क्वेश्चन। चलो भाई, एक क्वेश्चन लिखो, एक दो। चलो क्वेश्चन बोलता हूं, लिखो। 5.85 ग्राम चलो भैया क्वेश्चन बोलता हूं, लिखो आप। 5.85 ग्राम, जी का मतलब ग्राम, NaCl विलयन को, NaCl विलयन को कितने ग्राम AgNO3 के साथ, कितने ग्राम AgNO3 विलयन के साथ AgNO3 विलयन के साथ मिलाया जाए, मिलाया जाए कि, साथ साथ लिख लो, 14.35 ग्राम AgCl व 8.5 ग्राम NaNO3 विलयन
प्राप्त हो सके, प्राप्त हो सके यदि द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य हो। उसने पूछा है AgNO3 कितने ग्राम, तो आप करना चाहोगे क्या इसको? फटाफट करो। करो भैया, उसने AgNO3 का द्रव्यमान आपसे पूछा है, अभी पढ़ाया है, बिल्कुल उसी कंसेप्ट पर है, कोई नया चीज आपको बताई नहीं है। करो, आप क्या करते हो? करो भैया, क्या हुआ? आपको पता है NaCl विलयन को AgNO3 विलयन के साथ मिलाया गया है, क्वेश्चन पढ़ लो। 5.585 ग्राम NaCl विलयन। लो भैया, NaCl विलयन है, कितने ग्राम है? 5 बोर्ड की तरफ देखो, 5.85 ग्राम। आप कमेंट नहीं करते हो भैया, ये कमी है। इस विलयन को कितने ग्राम AgNO3 विलयन, मतलब इस विलयन को AgNO3 विलयन, AQ विलयन को दर्शा रहा है, के साथ मिलाया। मान लो हम मान लेते हैं x ग्राम विलयन के साथ मिलाया। AgNO3 विलयन कितने ग्राम मान लिया? x ग्राम। तो 14.35 ग्राम AgCl। आपको पता ही है AgCl का अवक्षेप बनेगा, कितने ग्राम बना वो? 14.35 ग्राम, सही है। और संग में बनेगा NaNO3 विलयन, वो उसने कहा है कितना बना है NaNO3 विलयन, Na3 विलयन बना है 8.5 ग्राम। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य हो, मतलब वो तो सत्य है ही है द्रव्यमान संरक्षण का। तो आपसे ये पूछा है कितने ग्राम AgNO3 विलयन में मिलाया जाए, मतलब x की मात्रा x ज्ञात करवाया है। आप ऐसे कैसे लिखोगे इसमें? द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। ऐसे करोगे, तरीका देख लो भैया। द्रव्यमान संरक्षण के नियम से आपने क्या पढ़ा है? चाहे कोई भौतिक परिवर्तन हो, चाहे रासायनिक परिवर्तन हो, क्रिया कारकों का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? उत्पादों के द्रव्यमान के। क्रिया कारकों का द्रव्यमान बराबर होता है उत्पादों के द्रव्यमान के, यही पढ़ा है ना? बोलो सही है क्या? तो अपन लिख देते हैं, इनका वजन जोड़ लेते हैं, तीर के चिन्ह के लेफ्ट में क्रिया कारक, राइट में उत्पाद। तो भैया क्या आएगा? 5.85 प्लस x ग्राम बराबर कितना आएगा? इन दोनों को जोड़ लो, 14.35 प्लस 8.5 ग्राम। समीकरण बन गई, x का मान निकालना है। तो x बराबर, ये इधर को पक्षांतरण करके ले जाओगे, ये माइनस में चला जाएगा। 14.35 में तो 8.5 जुड़ेगा, और ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस इसमें से हो जाएगा। 5.85 बराबर जो भी आपका आंसर आए मुझे बताओ कितना आ रहा है। शायद 17 ग्राम के आसपास आ रहा है। देखो मैंने यहां पर, आप ढंग से देखो, पॉइंट के बाद एक अंक है, जोड़ या बाकी हो रही है। तो जिस समय पॉइंट के बाद एक अंक है सबसे छोटी संख्या, तो मैं भी यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही अंक लिख रहा हूं। जोड़ या बाकी में ध्यान करो आप, दशमलव के बाद एक अंक है सबसे छोटी संख्या, यही तो है। दो सार्थक अंक वाली, तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक अंक तक लिखना है। तो 17.0 ग्राम आएगा भैया। कितनों का सही है कमेंट बॉक्स में डालें। सही है, फटाफट नोट करो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दूंगा आपको, फिर वो आपको ही करना है, मेरी हेल्प नहीं मिलेगी आपको। इसे नोट करें।
फटाफट लिखा करो भैया, टाइम को समझो, टाइम की वैल्यू समझो। या तो स्क्रीनशॉट लिया करो या पोज किया करो, पोज करके लिख लिया करो, सबसे बेस्ट तरीका। वीडियो को पोज करो, पोज करके लिख लो। ठीक है, अब मैं देता हूं अगला क्वेश्चन। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, नोट कर लो इसको फटाफट। टाइम बहुत ले रहे हो यार, लिख ही नहीं रहे। लिखो अगला क्वेश्चन। बोलो अगला क्वेश्चन, लिखो लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। यदि 4.2 ग्राम सोडियम बाई कार्बोनेट, फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट है ये, को 10.0 ग्राम CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल विलयन में मिलाया गया, विलयन में मिलाया गया, मतलब दो चीजों को आपस में मिलाया है, सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिटिक अम्ल को। अच्छा, मिलाया गया तो 2.2 ग्राम CO2 वायुमंडल में चली गई, वायुमंडल में चली गई। वो तो उड़ गई भैया, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को CH3COOH में मिलाया तो CO2 उड़ गई, वायुमंडल में चली गई। कितने ग्राम, 2.2 ग्राम। और अवशेष और 12 ग्राम अवशेष प्राप्त हुआ। अवशेष मतलब बाकी जो बचा, भाई 2.2 ग्राम तो उड़ गई और 12 ग्राम अवशेष प्राप्त हुआ, मतलब शेष बचा हुआ कितना बचा, कार्बन डाइऑक्साइड घिसने उड़ने के बाद कितना बचा शेष, 12 ग्राम। तो बताइए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य है। करो भैया, खुद अपना दिमाग लगाओ। तो बताइए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य है, मतलब आपको यह सिद्ध करना है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहां पालन हुआ है या नहीं। यह सिद्ध करना है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य है। करो भैया, स्टार्ट हो जाओ, इंतजार कर रहा हूं मैं आपका। करो भैया, जल्दी करो। सत्य है या नहीं है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? ठीक है, हेल्प करूं थोड़ी सी, चलो थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 कितने ग्राम दिया है, 4.2 ग्राम। सही है।
को 10 ग्राम एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये कितना है 10 ग्राम मैं मिलाया तो 2.2 ग्राम तो CO2 मिली, CO2 गैस मिली 2.2 ग्राम, और वो वायुमंडल में चली गई, उड़ गई, मतलब ऊपर की ओर चिन्ह किया उड़ गई, और 12 ग्राम अवशेष मिला, मतलब शेष बचा हुआ जो कुछ बचा अवशेष कहलाएगा वो कितने ग्राम है 12 ग्राम। रिएक्शन हमें नहीं पता, हमने जो उसने क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग हमने लिख लिया। तो आपको पता ही है क्रिया कारकों का द्रव्यमान यदि उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर हुआ तो इसका मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य है। अगर क्रिया कारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के समान नहीं हुआ, सही है, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं क्रिया कारकों का द्रव्यमान। क्रिया कारकों का द्रव्यमान कितना आ रहा है भैया, चेक करो 4.2 प्लस 10, तीर के चिन्ह के लेफ्ट में क्रिया कारक 10.0 दैट इज इक्वल टू आ रहा है 14.2 ग्राम, और उत्पादों का द्रव्यमान कितना आ रहा है चेक करो, उत्पादों का द्रव्यमान निकालो, सही है 12 और 2.2 ग्राम, 12 ग्राम प्लस 2.2 ग्राम बराबर आ रहा है ये भी 14.2 ग्राम। तो क्रिया कारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर है, इसका मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य है, यही तो था द्रव्यमान। तो हम कह सकते हैं अतः द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य है। सत्य तो तभी होगा जब क्रिया कारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य है भैया, बोलो कन्फर्म, क्लियर है, क्लियर है, नोट करें। फटाफट नोट करो, वीडियो को पॉज करो। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर इस तरह से इजी से क्वेश्चन बनेंगे भैया, जो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे स्थिर संगठन का नियम या स्थिर अनुपात का नियम, नेक्स्ट क्लास में, और इसको ढंग से पढ़ लो पहले। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बिल्कुल सरल है, रासायनिक संयोजन के आप नियम पढ़ रहे हो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बिल्कुल इजी है। फटाफट नोट कर लो, फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को आपने लाइक और कमेंट नहीं किया है अभी तक, आप याद नहीं करते हो, कितना भी कह लो वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट नहीं करते हो। मैं अब तो आया हूँ, अब लगाओ 2:30 बजे कम से कम डेली, कम से कम अपलोड में भी जाती था, मुझे टाइम नोट नोट देखना पड़ेगा, क्योंकि कई दिन से वीडियो बना रहा हूँ, ये पता ना 9th में तो टॉपिक खा छोड़ रहा है, 11th में खा छोड़ रहा है, तो ही ना दिमाग को मतलब अच्छा हो रहा है, देख लो, चला के देख लो, चला के देखूंगा। अब जैसे मैं अब 10th को स्टार्ट करूंगा, पर मैं ये बात देख